वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए वही अपनी इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में कैपिटल गेन पूंजी लाभ ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। उसके बेसिक फैक्ट्स देख रहे हैं और उसमें अब हम आज समझ रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि अल्पकालीन पूंजी लाभ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये देखिए ज़रा। एल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, ठीक है, LTCG। और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि STCG। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, STCG पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये शब्द आपने ज़रूर देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। ये सुना होगा CGHS। ठीक है, क्या है भैया, CGHS। CGHS का मतलब ये है, जनरली आप हॉस्पिटल वाले मैटर पे ज़रूर सुना होगा आपने। ठीक है, अब ये CGHS क्या है, तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कीम। ठीक है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो कर्मचारी हों अधिकारी हों, सभी को CGHS का कार्ड बनता है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट उन्हें डिपॉजिट करना पड़ता है और फिर उसके बाद में उनके फैमिली मेम्बर्स को या अनमैरिड बच्चों को, हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड बच्चों को जो ये फैसिलिटीज़ मिलती है कि यदि उनका कुछ भी खर्चा होता है तो उसका पेमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो वो CGHS है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कीम। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के दो प्रकार हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये थ्योरी में भी आएगी आपको। हाँ, अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर कहें अल्पकालीन पूंजी लाभ। ठीक है, तो पहले जो हुआ करता था वो भूल जाएं आप, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल एक्ट है। मतलब यानी कि हर साल इसमें बजट में जो है कुछ ना कुछ चेंजेस जो है ज़रूर होते हैं, इसलिए हर साल आपको न्यू फ्रेश बुक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, हर साल आपको नई बुक ही चाहिए, न्यू यानी कि प्रीवियस ईयर की यदि आपने ले ली तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप सवाल को गलत कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं माइनरली यदि चेंज भी हुआ और आपने वही अमाउंट लिखा, सपोज डिडक्शंस प्रीवियस ईयर में पहले 10,000 रुपये की थी, आजकल 15 की हो गई, आपने 10,000 रुपये माइनस की है न्यूमेरिकल करने में, तो हो गया फिर तो आपका सवाल। ठीक, तो इसलिए जो है फ्लेक्सिबल एक्ट है, हर साल बजट में जो है, अच्छा बजट में जब बजट पेश किया जाता है तो वो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए रहता है। ठीक है, यानी असेसमेंट या नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का निर्धारण वर्ष पर एप्लीकेबल होता है। जब फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं बजट पेश कर रहे हैं तो वो उस जो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए एप्लीकेबल है। तो असेसमेंट ईयर किसके, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। ठीक है, ये नहीं कि यदि फरवरी में जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया और जो 1 अप्रैल से असेसमेंट होना है उस पर वही सब एप्लीकेबल होगा, वो नहीं, वो उस फाइनेंशियल ईयर पे एप्लीकेबल है और असेसमेंट उसके नेक्स्ट ईयर में होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर के बाद ही असेसमेंट होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या अल्पकालीन पूंजी लाभ क्या है, तो यहाँ पर अल्पकालीन पूंजी लाभ में संपत्तियों को अलग अलग तरह से बांट दिया गया है। पहले सिर्फ ये हुआ करता था कि यदि शेयर डिबेंचर्स है तो 12 महीने और यदि अदर असेट्स है तो 36 महीने से ज़्यादा असेसी के पास में रही हो तो उसके ट्रांसफ़र पे, या वो ऐसी संपत्तियों को अल्पकालीन जो है पूंजी संपत्ति कहते हैं और इन संपत्तियों के उस पर होने वाले लाभ अल्पकालीन। लेकिन आजकल जो थोड़ा सा और क्लासीफाई किया है, कोई संपत्ति, कोई कैपिटल असेट्स जो आपको बताया था, कैपिटल असेट्स के लिए यदि असेसी के पास में, करदाता के पास में खरीदने से लेके बेचने तक की जो ड्यूरेशन है वो इतने महीने रही, जो अभी हम आपको पढ़ के बता रहे कि खरीदने से लेके या प्राप्त करने से लेके, एक्विजिशन बोलते हैं उसको, प्राप्त करने से लेके सेल करने तक की जो ड्यूरेशन है उस बेसिस पर उसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कहते हैं। और फिर उसके बाद जो होने वाला प्रॉफिट या लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ कौन सी संपत्ति किस तरह से, तो जैसे भूमि भवन है, भूमि भवन या अचल संपत्ति, फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं उसे,
तो इस प्रकार की संपत्ति यदि करदाता के पास में 24 महीने या इससे कम रही हो, 24 मंथ और लेस देन 24 मंथ, तो ये कहलाती है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। 24 महीने या उससे कम रही हो तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कहलाती है। ठीक है, फिर और क्या, जैसे करेंट असेट्स है, चल संपत्ति, ये भूमि भवन अचल संपत्ति फिक्स्ड असेट्स थी। असेट्स के तरीके आप जानते हैं ना, बैलेंस शीट आपने पढ़ रखी है। तो ये करेंट, ये फिक्स्ड असेट्स कितने हो गए, 24 मंथ्स या उससे कम, जो फिक्स्ड असेट्स, हाँ, अचल संपत्ति भूमि भवन जैसे। करेंट असेट्स हो गई, चल संपत्तियां हो गई, सोना चांदी हो गया, आभूषण हो गए, पेंटिंग कलाकृतियां, ये सब जो है, यदि असेसी के पास में 36 मंथ्स, ठीक है, 36 महीने या इससे कम रही हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कहलाती हैं। आ रहा समझ में। और यदि मान लीजिए कंपनी के, किसी कंपनी के शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट हैं, इस तरह से जो है यदि वो असेसी के पास में, जिन्हें हम प्रतिभूतियां कहते हैं, यदि वो 12 महीने या उससे कम रही हों, 12 महीने या उससे कम, ठीक है, मतलब मैक्सिमम अप टू 12 मंथ्स, ठीक, तो ये 12 महीने या इससे कम रही हों तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कहलाती हैं। क्लियर। और इनके बेचने पर होने वाला लाभ या हानि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाता है। कहानी समझ में आ रही, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, इसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आप इसको 12, 24 और 36 मंथ्स के उसमें असेंडिंग ऑर्डर में याद रखें। 12 मंथ्स किसके लिए है, शेयर डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट के लिए है। 24 मंथ्स किसके लिए है, फिक्स्ड असेट्स के लिए, जैसे भूमि भवन जैसी अचल संपत्ति के लिए 24 मंथ्स है। और 36 मंथ्स, मैक्सिमम अप टू 36 मंथ्स किसके लिए है, करेंट असेट्स के लिए है, सोना चांदी आभूषण के लिए है, पेंटिंग्स और कलाकृतियों के लिए है। ठीक है। चलिए और फिर क्या, एक और डेप्रिशिएबल असेट्स है, यदि कोई संपत्ति जिस पर डेप्रिशिएशन चार्ज होता है, ह्रास लगता है, तो जिस पर ह्रास लगेगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कहलाती है और उस पर होने वाला लाभ जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर वो संपत्ति कितने महीने रही हो। डेप्रिशिएबल असेट्स पे आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा यदि कि इस संपत्ति पर इतना ह्रास लगाया गया, ह्रास ये आप समझते हैं और नहीं समझते हैं तो फिर थोड़ा सा और समझ लें, या समझते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ समझ लें। ठीक है। डेप्रिशिएशन क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिशिएशन, ठीक है। और डेप्रिशिएशन बेसिक वर्ड किससे बना है, डी पर्टियम से, ठीक है, समझ लो भैया, ये किससे बना है, डी पर्टियम शब्द से बना होगा नहीं, बना ही है। डी का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है, क्या है भैया, डिक्रीज। और पर्टियम का मीनिंग होता है इन द वैल्यू, ठीक है। तो संपत्ति के मूल्य में कमी, ये आपने पढ़ रखी परिभाषा, संपत्ति के मूल्य में होने वाली अनिवार्य कमी जो होकर ही रहती है, इसे रोका नहीं जा सकता, वो ह्रास कहलाती है। इससे मूल्य ह्रास, अपकर्ष, आरक्षण, घटौती, घिसारा, अवक्षयण, कई नामों से जाना जाता है। या इंग्लिश में आपने ये ज़रूर लाइन याद की होगी, परमानेंट लॉस इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स ड्यूरिंग वियर एंड टियर लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। ये लाइन भी आपको याद होगी 11th क्लास में या फिर फर्स्ट ईयर में। तो ये डेप्रिशिएशन ध्यान रखें, ये डिक्रीज और डी और पर्टियम शब्द यानी डिक्रीज इन द वैल्यू से बना हुआ है। जैसे बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल, यदि मान लीजिए आपके पास में कोई संपत्ति है, मान लीजिए गाड़ी है, आप शोरूम से लेकर आते हैं और वो गाड़ी को घर पे लाने को भले 2 घंटे के बाद में या 2 दिन के बाद में या 2 वर्ष के बाद में सेल करते हैं, तो जितने में खरीदी थी उतने में नहीं जाएगी, उससे कम वैल्यू पर जाएगी, या 2 साल चलाने के बाद में और ज़्यादा कम वैल्यू पर जाती है। तो परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कहलाता है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन हो गया उस पर इतना, ठीक है। अच्छा, भले वो शोरूम में 2-4 साल से भी खड़ी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ब्रांडेड, न्यू ब्रांडेड ही कहलाएगी आपकी, लेकिन जब घर आ जाएगी आपकी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसको, इस बात को ध्यान रखें।
तो डेप्रिसिएशन होकर ही रहता है, लेकिन डेप्रिसिएशन किस पर नहीं होता? तो आपने पढ़ रखा है भूमि, जो आपकी ज़मीनें हैं, प्लॉट्स हैं, इन पर डेप्रिसिएशन नहीं होता। थोड़ा सा उन ज़मीनों पर जरूर डेप्रिसिएशन हो जाता है जो माइनिंग एरियाज में रहता है। एक्चुअली इट इज़ नॉट डेप्रिसिएशन, इट इज़ डेप्लेशन कहते हैं उसको। हाँ, कि डेप्लेशन मतलब रिक्तीकरण। ठीक है, कि यदि माइनिंग एरिया में कोई ज़मीन है तो उस ज़मीन पर कोई बिल्डर भी नहीं खरीदेगा उसको कि उस पर मकान बनाया जा सके। जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ रहती हैं, जैसे कि यदि आप भोपाल में हैं तो भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA, जबलपुर में JDA, इंदौर में IDA, दिल्ली में DDA, तो ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो भी परमिशन नहीं देंगे, या रिलेवेंट अथॉरिटीज़ वहाँ पर जो भी हैं वो परमिशन नहीं देंगे कि आप इस पर मकान बनाइए। ठीक है, तो वैसी ज़मीनों पर डेप्रिसिएशन या और बड़ा शब्द है डेप्लेशन जो है वो ज़रूर होता है, वहाँ एप्रिसिएशन नहीं होता। लेकिन आम तौर पर जो है भूमि पर, प्लॉट्स पर जो है वो डेप्रिसिएशन की जगह एप्रिसिएशन होता है, मूल्य में वृद्धि, दैट मीन्स राइज इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स। ठीक है, अब किस तरह से आपने देखा होगा कि यदि मान लीजिए कोई प्लॉट्स वगैरह हैं, ज़मीन है, प्लॉट तो बाद में बनता है, ज़मीन है, उसके आसपास के एरिया हाईवे निकल गया वहाँ पर, ठीक है, कॉमर्शियल प्लाजाज बन गए, इस तरह से डेवलपमेंट हुआ, तो उस ज़मीन की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग मकान खरीदते हैं, फिर उसके बाद में बना हुआ पुराना मकान खरीदते, फिर उसको तोड़ देते, फिर उसके बाद में फिर फाउंडेशन नई नींव डालते हैं उस पर, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार करते हैं। तो वो जो आप देखेंगे, आप पाएंगे कहते ये मकान इतना महंगा, आपके पड़ोस का मकान इतना महंगा कैसे बिक गया? तो वो इसलिए क्योंकि उस ज़मीन की कीमत थी, उस मकान की नहीं। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन होता है, ध्यान रखना, हाँ, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन ज़मीन पर नहीं होता। तो वो जो खरीदा, जिस बिल्डर ने या जिस पार्टी ने खरीदा उसको, वो उसकी ज़मीन की कीमत दे रहा है, तभी तो वो आराम से उसको पहले तोड़ भी ले रहा। ठीक है, यदि इतना ही होता तो फिर उसी मकान में ना रहने लगता। आम तौर पर जो है लोग ऐसे ही करते हैं कि ज़मीन मकान जो पुराना पहले पूरा तोड़ने के बाद अपने नए ढंग से बनाते हैं, नए फाउंडेशन के साथ में बनाते हैं। ठीक है, तो ज़मीन पर क्या होता है, आपका एप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन नहीं। तो जिन असेट्स पे जो है डेप्रिसिएशन लगता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कहलाती हैं। चलिए, एक छोटी सी और ख़ास बात और देख लें आप इसको, कि इसका फॉर्मेट क्या, किस तरह से निकाले जाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलिए, अब टॉप पे आपने क्या लिख दिया, पर्टिकुलर अमाउंट को कॉलम बनाकर सेल्स कंसिडरेशन, यानी कि इसको कहते हैं विक्रय प्रतिफल, इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, तो लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्त करने की लागत, किसको, संपत्ति को, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, TION है ना, एक्विजिशन। फिर और क्या, तो किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट किया हो उसको, यस, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और क्या, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ठीक है, या विक्रय संबंधी व्यय, या फिर अदर एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस ये आपने, ये पहले अंदर की तरफ रहेंगे ना, इन सबको जोड़कर इन सबको ऊपर वाले से उससे घटा दिया। यदि पॉजिटिव डिफरेंस आ गया तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ। और यदि नेगेटिव डिफरेंस आ गया तो वो क्या कहलाएगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पॉजिटिव डिफरेंस, और यदि नेगेटिव है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल समझ के रखें इसको, बाकी नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, थैंक यू।